हॉर्मूज खुला है या बंद है, खुलेगा या बंद रहेगा, यूरेनियम का क्या होगा, कौन सी डील हुई, कितने हथियार चले, किसने क्या धमकी दी, इन सवालों के बीच पीछे छूट जाता है आम आदमी। ईरान के आम लोग जिनकी जिंदगियां पिछले 60 दिनों में तहस नहस हो गई हैं। अमेरिका इजराइल की बमबारी ने जिनकी नौकरियां ख़त्म कर दी हैं, जिन्हें ईरानी हुकूमत ने पिछले 1400 घंटों से इंटरनेट से दूर रखा है, बाकी दुनिया से पूरी तरह काट दिया है। जिसका सरकार से कनेक्शन है उसी के पास इंटरनेट कनेक्शन है, ऐसा हाल है। ऐसे नियमों के चलते लाखों लोग परेशान हैं। आज उन्हीं की बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। आप और हम कितनी देर के लिए इंटरनेट से दूर रह सकते हैं? हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इन साइट्स पर अनंत स्क्रॉलिंग की बात नहीं कर रहे। हमारा सवाल इंटरनेट की बुनियादी ज़रूरतों से जुड़ा है। क्या इंटरनेट के बगैर आपकी नौकरी जस की तस रहेगी? क्या आप दूर दराज के शहरों में बैठे अपने सगे संबंधियों से बिना किसी संपर्क के रह पाएंगे? वो भी तब जब आपकी जान पर बनाई हो। कोई भी ऐसी बेबसी में नहीं रहना चाहेगा, लेकिन ईरान के आम लोग पिछले 60 दिनों से, पिछले 2 महीनों से ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। इंटरनेट मॉनिटर नेट ब्लॉक्स की माने तो पिछले 1416 घंटों से ईरानी जनता को इंटरनेट से महरूम रखा गया है। अमेरिका ईरान जंग के शुरुआती दिन से अब तक लगभग एक टोटल ब्लॉकेड लगा हुआ है। सीज़ फायर के बाद भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। आप सोचेंगे कि अगर ऐसा है तो ईरानी लीडर्स के बयान हम तक कैसे पहुंच रहे हैं, उनके एक्स पोस्ट हम तक कैसे पहुंच रहे हैं, वो अपडेट कैसे हो रहे हैं? तो बात यह है कि ईरान ने कुछ हद तक एक डिजिटल क्लास सिस्टम तैयार कर लिया है, जिसकी वजह से इंटरनेट एक बुनियादी हक नहीं है, बल्कि सरकार की ओर से दी जाने वाली एक रियायत की तरह है, एक प्रिविलेज हो गया है जो ताकतवरों के पास है। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है, ये समझते हैं। वाइट सिम कार्ड ईरान के नेताओं, चुनिंदा पत्रकारों और सरकार के करीबी लोगों को एक ख़ास तरह का सिम कार्ड दिया गया है, जिसे वाइट सिम कहते हैं। इस सिम पर कोई पाबंदी नहीं है, इससे बिना किसी रुकावट के ग्लोबल इंटरनेट चलता है, आप दुनिया से जुड़े रह सकते हैं। लेकिन इस वीआईपी सिम को धड़ल्ले से ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। ईरान के जुडिशरी चीफ गुलाम हुसैन मोहसिनी एजेई ने इन सिम कार्ड्स की अवैध बिक्री की जांच के आदेश दिए हैं। दूसरा तरीका है इंटरनेट प्रो। आम जनता के गुस्से को थोड़ा शांत करने और अर्थव्यवस्था का पहिया चलाते रहने के लिए सरकार ने एक नया सिस्टम निकाला है, इंटरनेट प्रो। ये सुविधा मिल रही है डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, वकील और ऐसे व्यापारियों को जिन्हें सरकार या उनकी यूनियन से मंजूरी मिली हो। पिछले दिनों हज़ारों लोगों को सरकार की तरफ से इनवाइट्स आए, यानी इनविटेशन आया, निमंत्रण आए, ताकि वो इंटरनेट प्रो ज्वाइन कर सकें। इसके तहत सरकारी टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो 50 GB के, 50 गीगाबाइट के डेटा पैक्स बेच रही हैं। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। इसमें आप ग्लोबल इंटरनेट तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यहाँ तक कि चैट GPT जैसी बड़ी साइट्स और ज़रूरी साइट्स ब्लॉक्ड हैं। दिलचस्प ये है कि चीन का AI डीपसीक इसमें काम कर रहा है। जिन लोगों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनके पास सिर्फ एक नेशनल इंटरनेट है, जिस पर सिर्फ लोकल साइट्स चलती हैं जो ईरान की हैं। कुछ लोग VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या फिर स्पूफिंग के जरिए ऐसे जुगाड़ लगाकर बाहरी दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार उनके रास्ते भी रोकना चाहती है, उनके रास्ते भी बंद कर रही है। कुछ लोग चोरी छिपे एलन मस्क वाला स्टारलिंक इस्तेमाल करने की कोशिश में हैं। ऐसे लोगों पर जासूसी का इल्ज़ाम लगने का खतरा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मार्च के महीने में 466 लोगों को इंटरनेट के इस्तेमाल से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान की सरकार एक नेशनल नेट यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ला रही है। इसे आप एक डिजिटल टोल प्लाजा समझ सकते हैं। पूरे देश का इंटरनेट ट्रैफिक इसी एक सिंगल गेटवे से गुजरेगा, ताकि सरकार हर एक गतिविधि पर, हर एक एक्टिविटी पर नज़र रख सके। लेकिन ये सब कुछ हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि लगातार 1400 से ज़्यादा घंटों के इस डिजिटल ब्लैकआउट ने ईरान की इकॉनमी को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। लाखों नौकरियां या तो ख़त्म हो गई हैं या ख़तरे में हैं। जिन कंपनियों के लिए इंटरनेट ज़रूरी है, वो अपना खर्च कम करने के लिए अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं। जो व्यापारी अपना सामान ऑनलाइन बेचते हैं, उनकी बिक्री लगातार कम होती जा रही है।
सरकार ने ब्लैकआउट के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के दफ्तर के मुताबिक राष्ट्रपति खुद इस पाबंदी के खिलाफ हैं, लेकिन जंग के हालात में सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ऐसा उनका कहना है। उनका दावा है कि इंटरनेट प्रो एक अस्थायी समाधान है, टेम्पररी है। उधर पश्चिमी मीडिया इन सब तरीकों को लॉन्ग टर्म प्लान की तरह देख रही है। उनका कहना है कि ईरानी सरकार एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है जहां आपका इंटरनेट एक्सेस इस बात से तय होगा कि आप सत्ता के कितने करीब हैं। अगर आप रजीम लॉयलिस्ट हैं तो आपको इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा। ये तो हुई इंटरनेट की बात। जंग की वजह से आम ईरानियों को और भी नुकसान हुए हैं। अमेरिका और इजराइल की बमबारी में ईरान के 2 सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और 2 सबसे बड़े स्टील उत्पादकों को नुकसान पहुंचा। इन प्लांट्स पर हमलों की वजह से सीधे तौर पर हज़ारों लोगों की नौकरियां चली गईं। लाखों लोग ऐसे भी हैं जो इन प्लांट्स से जुड़ी कंपनियों में काम करते हैं। जैसे इन कंपनियों से जो रॉ मटेरियल्स आता है इसका वो इस्तेमाल करते हैं, इन कंपनियों से सप्लाई जो आती है उसका इस्तेमाल करते हैं। इको ईरान की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की बमबारी में करीब 23,000 फैक्ट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उनका ढांचा तबाह हुआ है। और इन सारी कंपनीज़ में जो काम कर रहे हैं ईरानी, उनकी नौकरियों पर खतरा है। इसके अलावा अमेरिकी ब्लॉकेड की वजह से उन सेक्टर्स को भी नुकसान हो रहा है जिनके लिए दूसरे देशों से रॉ मटेरियल्स आते थे। उन सेक्टर्स में काम कर रहे लोगों की नौकरियों पर भी खतरा है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी कर रखी है। इस वजह से जो इंपोर्ट है उसका काम ठीक से नहीं चल पा रहा है। ईरान के ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी लेऑफ्स की खबरें आई हैं। ये सेक्टर करीब 10 लाख लोगों को नौकरी देता है। ये सब कुछ जब तब हो रहा है जब ईरान की इकॉनमी पहले से ही खस्ता हाल है, पहले से ही ख़राब हालत है। सालों से पश्चिमी सैंक्शंस यानी पाबंदियों का दबाव है। ईरानी करेंसी रियाल रसातल में है, महंगाई बढ़ती जा रही है। मार्च 2026 में महंगाई दर 72% थी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले महीनों में ये दर और भी बढ़ेगी। कुल जमा बात यह है कि अगर जंग शुरू हुई तो ईरान की आम जनता का जीवन बद से बदतर हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद ईरानी सरकार फिलहाल अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। कोई डील भी फिलहाल करीब नहीं दिख रही है। ईरान की सरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और यूरेनियम जैसे बड़े मुद्दों पर बड़ी डील चाहती है। तो वॉशिंगटन, तेल अवीव और तेहरान में बैठे हुक्मरानों के ज़िद का नुकसान ईरान की जनता कब तक झेलेगी? अब जंग से जुड़े बाकी अपडेट्स। लेबनान फ्रंट पर सीज़फायर टूटता नजर आ रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच हमले लगातार जारी हैं। सीज़फायर की शुरुआत के बाद से लेबनान में करीब 40 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल का कहना है कि उसने जंग शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह के 1000 से ज़्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के दर्जन भर से ज़्यादा गाँवों को धमकियाँ दी हैं और वहाँ रहने वाले लोगों को कहा गया है कि उत्तर की ओर चले जाएं अपना घर छोड़कर। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के नेगोशिएटर्स जंग रोकने के तरीक़े तलाश रहे हैं। 26 अप्रैल को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान को ईरान का एक प्रस्ताव थमाया था, एक प्रपोजल भेजा था जिसे अमेरिका को पहुंचाया जाना था। इस प्रस्ताव में ईरान ने कहा था कि पेचीदा मुद्दों पर बातचीत शुरू हो, इससे बेहतर है कि हम पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने पर बात बनाएं और अमेरिका अपना ब्लॉकेड ख़त्म करे। यानी एक तरह से हम पहले जंग को रोक दें और इसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम जैसे पेचीदा मुद्दों पर बात हो। खबर है कि इसके पहले 25 अप्रैल को अराक्ची ने एक और प्रस्ताव अमेरिका भिजवाया था जिस पर ट्रंप राज़ी नहीं हुए थे। तो क्या अब नए वाले प्रस्ताव पर ट्रंप राज़ी होंगे? अमेरिकी मीडिया का कहना है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमेरिकी अखबारों का ये दावा है कि ट्रंप इस प्रस्ताव से नाखुश हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी डील में न्यूक्लियर मुद्दे पर भी पूरी बात बन जाए, तभी वो डील साइन हो। न्यूक्लियर मुद्दे पर डील के बगैर वो अमेरिकी ब्लॉकेड हटाने के पक्ष में नहीं है। शो शूट होने तक यही अपडेट है कि ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ट्रंप ने इस टीम के साथ एक मीटिंग भी की है, लेकिन डिटेल्स अभी तक बाहर नहीं आई हैं। आगे जो भी होगा हम आप तक खबर ज़रूर पहुँचाएंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE ने कहा है कि वो लगभग 60 साल बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी OPEC और OPEC प्लस जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के इस ग्रुप को छोड़ रहा है। ये फैसला 1 मई 2026 से लागू होगा। इस फैसले को OPEC के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एक विश्लेषक ने इसे OPEC के अंत की शुरुआत तक कहा है।
यूएई के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस ग्रुप से बाहर होने के बाद देश को ज्यादा आज़ादी और लचीलापन मिलेगा, खासकर तेल उत्पादन के फैसलों में। ओपेक की शुरुआत 1960 में 5 देशों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर की थी। इसका मकसद तेल उत्पादन को कंट्रोल करना और सदस्य देशों की कमाई स्थिर रखना था। समय के साथ इसके सदस्य बढ़ते गए। अभी इसमें अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जैसे देश शामिल हैं। यूएई 1967 में इसमें शामिल हुआ था। उसके बाहर निकलने के बाद अब ओपेक में 11 सदस्य देश बचेंगे। यूएई के इस फैसले का ग्लोबल तेल सप्लाई पर तुरंत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से सप्लाई पहले से प्रभावित है। लेकिन लंबे समय में यूएई अपने हिस्से के उत्पादन को बढ़ा सकता है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक यूएई रोज करीब 30 लाख बैरल तेल उत्पादन करता है। वहीं ओपेक का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब रोज करीब 19 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। सबसे पहले भारत की बात। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की डिफेंस स्पेंडिंग में बड़ा इजाफा हुआ है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने 27 अप्रैल को इस पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में लिखा है कि 2025 में भारत का सैन्य खर्च करीब 9% बढ़कर 8,69,000 करोड़ रुपए हो गया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने बड़े स्तर पर हथियारों की खरीद बढ़ाई है, खासकर ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे एडवांस्ड मिलिट्री प्लेटफॉर्म पर जोर दिया गया है। पाकिस्तान का सैन्य खर्च भी 11% बढ़कर $12 अरब हो गया है। अगर ये डेटा ग्लोबल लेवल पर देखें तो डिफेंस स्पेंडिंग में 2.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2025 में दुनिया ने सेना पर करीब 273 लाख करोड़ रुपए खर्चे थे। ये लगातार 11वां साल है जब वैश्विक सैन्य खर्च बढ़ा है, लेकिन हर देश में ये हालात नहीं है। अमेरिका की बात करें तो अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश होने के बावजूद वहाँ पर डिफेंस स्पेंडिंग घटी है। 2025 में अमेरिका का सैन्य खर्च $954 अरब रहा था, जो 2024 से 7.5% कम है। सीप्री के मुताबिक ये गिरावट इसलिए आई क्योंकि 2025 में यूक्रेन के लिए कोई नया मिलिट्री एड पैकेज पास नहीं हुआ। आप जानते हैं ट्रंप ने क्या किया, जबकि पिछले 3 सालों में कुल $127 अरब की मदद मंजूर हुई थी यूक्रेन के लिए। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के टॉप 3 सैन्य खर्च करने वाले देश अमेरिका, चीन और रूस मिलकर $1480 अरब खर्च करते हैं। ये दुनिया के कुल खर्च का 51% है। रूस का सैन्य खर्च 6% बढ़ा है। यूक्रेन, जो 2025 में 7वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश था, उसने अपना खर्च 20% बढ़ाकर $84 अरब कर दिया है। ये उसकी जीडीपी का 40% है। अब चलते हैं इजराइल की तरफ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के 2 बड़े राजनीतिक विरोधियों ने ऐलान किया है कि वो अक्टूबर में होने वाले चुनाव में एक साथ लड़ेंगे। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड, विपक्ष के लीडर जो हैं, उन्होंने 26 अप्रैल को बयान जारी करके अपनी पार्टियों के विलय की घोषणा की। इस गठबंधन का मकसद बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट करना है। फिलहाल विपक्ष में ज़्यादा समानता नहीं है, सिवाय इसके कि सभी नेतन्याहू के खिलाफ हैं। बेनेट के ऑफिस ने बताया कि नई पार्टी का नाम टुगेदर होगा और इसके लीडर खुद बेनेट होंगे। बेनेट ने कहा कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले से पहले की नाकामियों की जांच के लिए एक राष्ट्रीय जांच आयोग बनाएंगे। मौजूदा नेतन्याहू सरकार ने ऐसी जांच से इनकार किया है। लैपिड और बेनेट दोनों ही हमले के बाद से जंग को संभालने के तरीके को लेकर नेतन्याहू की आलोचना करते रहे हैं। लैपिड ने ईरान के साथ हुए 2 हफ्ते के युद्ध विराम को पॉलिटिकल डिजास्टर बताया था। बेनेट और लैपिड पहले भी साथ आ चुके हैं। 2021 के चुनाव में उन्होंने मिलकर नेतन्याहू के लगातार 12 साल के शासन को ख़त्म किया था, लेकिन उनके गठबंधन सरकार सिर्फ करीब 18 महीने ही चल पाई थी। इससे पहले 2013 में भी दोनों नेतन्याहू की सरकार में शामिल हुए थे। इसके बाद नेतन्याहू के पारंपरिक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स सहयोगी बाहर हो गए थे, धुर दक्षिणपंथी सहयोगी। 23 अप्रैल के हुए N12 न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक 122 सीटों वाली संसद नेसेट में बेनेट को 21 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि नेतन्याहू की पार्टी लिकुड को 25 सीटें मिल सकती हैं। लैपिड की पार्टी को सिर्फ 7 सीटें मिलने का अनुमान है। अब खबर अमेरिका से। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III पत्नी कैमिला के साथ 4 दिन की स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंचे हैं। मौका है अमेरिका की आज़ादी के 250 साल पूरे होना, यानी ब्रिटेन अपनी ही हार के सेलिब्रेशन के लिए अपने राजा को अमेरिका भेज रहा है।
खैर, यात्रा के दौरान किंग चार्ल्स अमेरिका की संसद कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे। भाषण का मकसद हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन में बढ़े तनाव को ख़त्म करना है। ये भाषण ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप ने यूके यूएस ट्रेड डील तोड़ने की धमकी दी है, रॉयल नेवी का मजाक उड़ाया है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर कई बार सवाल उठाए हैं। ट्रंप की नाराज़गी की बड़ी वजह है स्टारमर का ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की जंग में शामिल होने से इनकार करना। ये चार्ल्स का राजा बनने के बाद अमेरिका का पहला दौरा है। वहीं ये सिर्फ दूसरी बार है जब किसी ब्रिटिश सम्राट ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है। इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने 1991 में ऐसा किया था। अब बात पाकिस्तान की। एक तरफ तो पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है, शांति दूत बन रहा है। दूसरी तरफ अपने ही पड़ोस में लड़ने में लगा हुआ है। कि हम नहीं कह रहे, बल्कि अफगानिस्तान का दावा है। काबुल ने बताया कि 27 अप्रैल को पाकिस्तान की तरफ से उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में मोर्टार और मिसाइल दागी गई। हमलों में एक यूनिवर्सिटी और आम लोगों के घर निशाना बनाया गया। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 85 लोग घायल हुए। पाकिस्तान ने इस आरोप को खारिज किया है कि उसने किसी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। अफगान सरकार के डिप्टी प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने कहा कि यह हमला कुनार प्रांत की राजधानी असदाबाद और आसपास के इलाकों में हुआ। घायलों में महिलाएं, बच्चे और सैयद जमालुद्दीन अफगानी यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल हैं। यह हमला इस महीने की शुरुआत में चीन की मध्यस्थता में हुई शांति वार्ता के बाद पहली बड़ी हिंसक घटना है। चीन के अलावा तुर्की, कतर, यूएई और सऊदी अरब भी अलग अलग समय पर मध्यस्थता में शामिल रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मार्च में लड़ाई कुछ कम हो गई थी। दोनों देशों ने ईद उल फितर के मौके पर अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान किया था। ये सीज फायर 17 मार्च को काबुल में एक ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर पर हुए पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद आया था। अफगानिस्तान का कहना था कि उस हमले में 400 से ज़्यादा आम नागरिक मारे गए थे, जबकि पाकिस्तान ने नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने से इनकार किया था। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान ऐसे आतंकियों को पनाह देता है जो पाकिस्तान में हमले करते हैं, खासकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP। ये संगठन तालिबान से अलग है लेकिन उसका सहयोगी माना जाता है। हालांकि काबुल इन आरोपों से इनकार करता है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।